गुड मॉर्निंग। आज का हमारा वीडियो कक्षा 9 के लिए है। कक्षा 9 में हम लोग कृतिका की एक संस्मरण है जो मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखा हुआ है। उस संस्मरण का नाम है मेरे संग की औरतें। हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। आज का वीडियो इस पाठ का आखिरी वीडियो होगा। इस पाठ में लेखिका ने, मैंने आपको बार बार बताया है, फिर से एक बार बता देता हूँ, लेखिका ने अपने जीवन में आई हुई विभिन्न महिलाओं का वर्णन किया है। अब पिछली बार उन्होंने जो पिछला वीडियो था हमारा, उसमें उन्होंने ये बताया कि शिक्षा सबका मूल अधिकार है, जिसके लिए उन्होंने प्रयास किया और उस प्रयास में वो सफल रही। लेखिका ने बताया कि वो अत्यंत संकीर्ण सोच वाली, यानी बहुत छोटी निम्न सोच वाली जगह डालमिया, बिहार के डालमिया शहर में कस्बा था, शहर नहीं कहेंगे, कस्बे में रहती थी, जहाँ पर स्त्री और पुरुष में बहुत भेद माना जाता था। यहाँ तक कि पति पत्नी भी अगर सिनेमा हॉल में जाते थे तो दोनों अलग अलग दड़बों में, लेखिका ने दड़बे शब्द का प्रयोग किया। दड़बे का मतलब होता है पिंजड़ा। कह रहे हैं कि वो अलग अलग पिंजड़े में बैठकर देखते थे, भले ही वो पति पत्नी ही क्यों न हो। लेखिका कह रही थी इस माहौल में बहुत दिक्कत होती थी और मैं एक खुले माहौल की थी। दूसरा, लेखिका ने हमें ये बताया कि मैं अभिनय यानी एक्टिंग करने की शौकीन थी, परंतु वहाँ पर तो महिलाएं दूसरे पुरुषों को तो छोड़िए, अपने पुरुषों से भी ठीक से बात नहीं करती थी, तो पराये मर्दों के साथ वो एक्टिंग कैसे कर सकती थी। लेखिका ने बताया कि मैंने लगभग एक साल तक अथक प्रयास किया और उन सभी महिलाओं को दूसरे पुरुषों के साथ एक्टिंग करने के लिए उकसाया और धीरे धीरे मैं इस कार्य में सफल हुई। अब लोग मेरी बात मानने लगे और विभिन्न प्रकार की एक्टिंग शुरू हुई और मैंने मंच पर विभिन्न प्रकार के नाटकों को प्रस्तुत किया। उन नाटकों के माध्यम से बहुत सारा धन एकत्र किया, जिसको हमने सूखा राहत क्षेत्र के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य के लिए दिया। ये लेखिका का अथक प्रयास था। लेखिका कह रही थी वहाँ से निकल करके मैं कर्नाटका के बागलकोट नामक एक छोटे से कस्बे में पहुँची, जहाँ की स्थिति पहले डालमिया नगर की स्थिति से भी विकट थी। यहाँ पर बच्चों के पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई अच्छा स्कूल नहीं था जहाँ पर हम उन्हें भेज सकते। लेखिका कहने कि मेरे 2 बच्चे जो स्कूल जाने के लायक हो चुके थे, अब उनको स्कूल भेजना आवश्यक था। स्कूल वहाँ से बहुत दूर था। लेखिका ने शहर के बिशप से बात की और उनसे कहा कि सीमेंट फैक्ट्री के मालिक आपको आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे और इस आधार पर आप हमारे यहाँ एक स्कूल खोलिए, जिससे कि कंपनी और फैक्ट्री के अधिकारी और उनके कर्मचारी अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा सकें। परंतु बिशप ने कहा कि वहाँ पर क्रिश्चियन जनसंख्या अधिक नहीं होने की वजह से हम वहाँ पर अपना विद्यालय नहीं खोल सकते। लेखिका ने उनको फिर से आग्रह किया, बार बार आग्रह किया और ये विश्वास दिलाया कि वहाँ पर स्कूल खोला जाना अति आवश्यक है और शिक्षा का अधिकार सबको है, न कि केवल क्रिश्चियन बच्चों को है। लेखिका की इस बात को सुन करके बिशप उनसे प्रभावित हुए और उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपके शहर में, आपके कस्बे में विद्यालय खोल दूंगा। परंतु उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी जो शायद कभी पूरी नहीं की जा सकती थी, जिसको सुनकर लेखिका को बहुत क्रोध आया। वो शर्त ये थी, बिशप ने कहा कि आप मुझसे ये वादा कीजिए कि वो स्कूल जो मैं खोलूँगा वो अगले 100 वर्षों तक कार्य करता रहेगा। लेखिका को इस बात पे बहुत क्रोध आया। लेखिका ने छिपे तौर से ये बात कही बिशप से कि 100 वर्षों तक स्कूल चलता रहेगा, इसकी गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, पर क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि 100 वर्षों तक देखने के लिए आप उपस्थित रहेंगे। लेखिका छुपे शब्दों में उसने ये बात कही कि 100 वर्षों तक स्कूल चले न चले, परंतु क्या आप देखने के लिए उपस्थित रहेंगे। भाव यह है कि हर कोई भी व्यक्ति उसकी स्थायी रूप से जिंदगी नहीं है। लेखिका उन्हें यही बात समझाना चाहती थी कि स्थायी जिंदगी नहीं होने से आप भविष्य की बात ना करें, आप सिर्फ वर्तमान की बात करें
और ये हमें बताएं, क्या आप उसे देखने के लिए जीवित रहेंगे? लेखिका की इस बात से बिशप बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि खुदा का लाख लाख शुक्र है कि बच्चों को पढ़ाने की समस्या मेरी नहीं, आपकी है। ये आपकी व्यक्तिगत समस्या है और आप इसे स्वयं सॉल्व करिए। लेखिका को ये बात बहुत बुरी लगी, परंतु ये बात सत्य थी कि बच्चों को पढ़ाने की समस्या लेखिका की अपनी समस्या थी। लेखिका ने इस सच को स्वीकार किया और बिना किसी विवाद के प्रतिवाद के वहाँ से उठी और चली आई। फिर उसने विचार किया कि हिंदी, कर्नाटक और अंग्रेजी, इन 3 भाषाओं को सिखाने वाले एक विद्यालय की स्थापना वो स्वयं करेगी और उस विद्यालय में इन 3 भाषाओं के साथ शिक्षा दी जाएगी और सभी वर्गों को स्कूल में आने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार बढ़ेगा और कर्नाटक सरकार से उसको मान्यता दिलाई जाएगी। लेखिका ने ऐसा प्रण किया। प्रण करने के बाद वहाँ के कुछ जुनूनी और कार्यकर्ता लोगों के साथ लेखिका ने वहाँ के कुछ जुनूनी और कर्मठ लोगों के साथ मिल करके इस कार्य को शुरू किया और जल्दी ही हिंदी, इंग्लिश, कर्नाटक और हिंदी सिखाने वाला एक विद्यालय खोल दिया गया। उस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र बड़ी सफलता के साथ पास हुए। कर्नाटक सरकार ने उसे मान्यता भी प्रदान की। मान्यता प्रदान करने के बाद वहाँ पर पढ़ने वाले छात्र बाद में बड़े बड़े स्कूलों में चले गए और वहाँ से उनका ट्रांसफ़र कर दिया और दूसरे बड़े स्कूलों में वो पढ़ने लगे। लेखिका ने शिक्षा के सबके अधिकार को इस प्रकार से साबित किया और साबित करके उसको सफल बनाने का प्रयास किया और इस प्रयास में वो स्थानीय लोगों की सहायता के द्वारा सफल हुई। कर्नाटक सरकार ने भी उनका भरपूर सहयोग किया और इस कार्य को उन्होंने उस अंजाम तक पहुंचाने दिया। आज के वीडियो में लेखिका हमें ये बताएंगी कि उनकी एक बहन जिसका नाम रेणु था, वो कितनी जिद्दी और अलग विचारों की थी। लेखिका कहना चाहती हैं वो कुछ परदादी के समान ही थी, परंतु उससे भी कहीं 4 कदम आगे थी। लेखिका बता रही हैं कि दिल्ली में तेज बारिश हुई। तेज बारिश होने की वजह से दिल्ली में चारों तरफ पानी भर जाता था और पानी भर जाने से सारी व्यवस्थाएं ठप हो जाती थी। रेणु का स्कूल था और बारिश तेज होने से सारे चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। टेलीफोन व्यवस्था, यातायात व्यवस्था सब कुछ समाप्त हो गई, यानी सब कुछ ठप पड़ गई। गलियों में भी पानी भर गया। अब लेखिका सभी लोग स्कूल बंद हो गया, कार्यालय इत्यादि बंद हो गए, केवल राहत कार्य ही चालू थे। लेखिका की बहन रेणु ने बस बैग उठाया और स्कूल चल दी। सब ने कहा कि स्कूल बंद है, तो उसने बोला स्कूल से कोई फ़ोन नहीं आया है, कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि स्कूल बंद है। सब ने समझाया कि कोई भी स्कूल नहीं गया है और कोई कहीं नहीं जा रहा है, तुम कैसे स्कूल जाओगी? उसने कहा स्कूल से कोई सूचना नहीं आई है, इसलिए मैं स्कूल जरूर जाऊंगी। और उसने किसी की बात नहीं सुनी और स्कूल गई। स्कूल में चौकीदार उसको देख करके बहुत हतप्रद आश्चर्यचकित रह गया कि वो ये लड़की इतनी अव्यवस्था में यहाँ कैसे आ गई। उसने बोला आज स्कूल बंद है और फिर भी तुम आ गई, कैसे आ गई? तो उसने कहा स्कूल से कोई सूचना नहीं मिली थी और उसके बाद फिर इसलिए मुझे आना पड़ा। चौकीदार ने उसे बताया कि अगली सूचना मिलने तक विद्यालय मत आना, और फिर वो वापस घर आ गई। जब घर आई तो सभी ने ये कहा मैंने तुमको पहले ही कहा था कि स्कूल बंद है। उसने कहा पहले कहने की क्या बात हुई, जो सच था वही मैंने किया। स्कूल खुला होता तो तुम्हारी क्या बात सच हो जाती? स्कूल में गई और मैं आई, मैं अपने शरीर से गई, मैं अपने शरीर से आई, थकान हुई, समय खराब हुआ, बुरा लगा, वो सब मेरी पर्सनल व्यक्तिगत समस्या है, तुम्हें क्या दिक्कत? लेखिका बताना चाहती हैं कि ये ऐसी अड़ियल थी और शायद मेरी परदादी से भी कई कदम आगे। इसी कहानी के बाद लेखिका अपने इस संस्मरण को समाप्त करती है। लेखिका ये कहना चाहती हैं कि पूरी ज़िंदगी में मैंने जिन जिन लोगों के साथ मिलकर जीवन यापन किया, उनमें जितनी भी महिलाएं थीं, वो सभी ने मेरे जीवन को प्रभावित किया और मेरे जीवन को प्रभावित करने की वजह से मैं उनको कभी भूल न पाई।
लेखिका ने पूरे पाठ में कि अपने पिता और अपने नाना को छोड़ करके किसी दूसरे पुरुष की बात नहीं की है। एक पुरुष प्यारे लाल जी का जिक्र आया है, परंतु वो उनकी माँ और नानी के संदर्भ में आवश्यक था, इसलिए लेखिका ने किया है। अगर तीसरे पुरुष का अगर कहीं जिक्र है तो वो केवल चोर का है, जो चोर उनके घर में घुसा और परदादी ने उसे बड़ी चालाकी से पकड़ लिया, पकड़ करके अपने खेतों का मजदूर बना दिया। और लेखा करे कि मैं जब बड़ी हुई तब भी मैंने उसको अपने साथ देखा था। इन 3 पुरुषों के अलावा लेखिका ने किसी भी पुरुष का वर्णन नहीं किया है, और इन पुरुषों का वर्णन करना लेखिका की मजबूरी थी या आवश्यकता थी, क्योंकि जो संस्मरण पेश कर रही हैं लेखिका, वो सब उन पुरुषों का संबंध उन महिलाओं से था। जैसे चोर का संबंध परदादी से था, नाना का संबंध नानी से था, और माँ का संबंध प्यारे लाल जी से था। माँ का विवाह, नानी का प्रस्ताव, नाना जी का उसको ले आना, ये सारा कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेखिका ने पिता का उल्लेख किया है। पिता का उल्लेख आवश्यक था, क्योंकि पिता ने उसे कदम कदम पर तरह तरह की बातें और विचार दिए। जैसे 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता आंदोलन में न जा पाने की वजह से लेखिका के पिता ने उसे ब्रदर्स करामजो नामक पुस्तक दी थी, जो बच्चों के ऊपर किए जाने वाले अत्याचार पर आधारित थी, जो लेखिका को बहुत प्रभावित किया। तो हम कह सकते हैं लेखिका ने जैसा शीर्षक दिया था वैसा ही संस्मरण भी प्रस्तुत किया। अब आखिरी वीडियो में जो बचा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे, और इस वीडियो के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। लेखिका हमें अपने बच्चों के पढ़ने के बारे में बता रही थी, और उसने स्कूल खोलने का निश्चय किया, और वहाँ के सहायकों और अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ तीनों को मिलाकर के 3 भाषाओं का स्कूल उसने खोल दिया। अब यहाँ से हमारा शुरू होगा आज का वीडियो। लेखिका बता रही कि ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए। लेखिका बता रही कि जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय की आवश्यकता थी, मैंने अपनी जिद पर, अपने उस पर आकर के उस विद्यालय को खोला। ऐसे अनेक अवसर थे जब मैंने ऐसा किया, जिसका मैं उल्लेख यहाँ नहीं कर रही हूँ, पर सबसे ज़्यादा यानी सबसे अधिक उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। लेखा करें, मेरी सारी बातों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात जो थी वो थी मेरे लिखने की कला। मैं लिखने की कला को अपने लीक से हटकर खिसका यानी परंपरा से हटकर लिखती थी, और उसमें बहुत सारी नई चीज़ें तलाशने की कोशिश करती थी, और ये चाहती थी कि उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें शामिल हों जो लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाएँ। कहीं यह शुरू से अब तक की लीक की अपनी राह का सबसे अच्छा मेरा प्रदर्शन रहा, और मैंने सारे कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य लेखन किया, जो मुझे सबसे अधिक ख्याति दिलाया। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबला नहीं पहुंच सकती। लेखिका कह रही कि मैंने बहुत कुछ किया, मैं बहुत कुछ कर सकती थी, मैं बहुत कुछ कर रही थी, परंतु मेरी बहन जो रेणु थी, मैं उससे जरा सा भी मुकाबला नहीं कर सकती थी। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। लेखिका बता रही कि 1950 में, स्वतंत्रता के तुरंत बाद की बात है, कि दिल्ली में एक साथ लगभग 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नालों में बाढ़ आ जाती है। लेखिका बता रही कि दिल्ली के नालियों की या पानी निकासन की जो व्यवस्था थी वो बड़ी खराब थी। अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो वो नाले पर नाले यानी बड़े बड़े नाले बन जाते थे और बाढ़ आ जाती थी। लेखा करें, और 9 इंच बारिश का मतलब था कि शहर डुबाऊ हालत में पहुंच जाने वाला था। पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। कहीं जो छोटे पुल थे
उसके नीचे पानी भर जाता है, पुल के ऊपर पानी भर जाता है और सारा यातायात ट्रैफिक सिस्टम जाम हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थीं। लेकिन सारे कयामती मतलब इस भयानक बारिश के बाद जो मौत का मंजर उपस्थित कर रही थी, कहें कि सरकारी दफ्तर के तल्ले मतलब फ्लोर, लिखा करे जो ग्राउंड फ्लोर के फाइलें थीं वो सारी की सारी पानी में तैरने लगी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला। लिखा करे कि अगली सुबह यानी बारिश के दूसरे दिन की जो सुबह थी उसमें किसी भी तरह का वाहन सड़क पर नहीं आया। जाहिर है मतलब पता है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। लिखा करे ये बात सबको पता था, जब कोई वाहन नहीं आया तो भला स्कूल के बच्चों की बस क्यों आएगी। रेणु की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। रेणु ने कहा कि स्कूल की बस नहीं आई तो क्या हुआ, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी और मैं पैदल ही चली जाऊंगी। ऐसा कह करके वह स्कूल चली गई। सबने समझाया स्कूल बंद होगा मत जाओ। सभी लोगों ने उसे समझाया स्कूल बंद है मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता। उसने सीधा जवाब दिया, जब सबने किसी ने कहा कि स्कूल बंद है मत जाओ तो उसने पूछा कि आपको कैसे पता कि स्कूल बंद है। इस सवाल का माकूल मतलब अच्छा, उचित। इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि स्कूल से कोई सूचना नहीं आई थी और न ही स्कूल से कोई व्यक्ति आकर बताया था किसी को कि बारिश की वजह से, पानी भरने की वजह से आज स्कूल नहीं चलेगा। पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। सब लोग ये जानते थे कि स्कूल बंद है और स्कूल नहीं चल रहा है। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। लिखा करे कि हमारे यहाँ भी टेलीफोन लगा था, स्कूल में भी लगा था, परंतु बारिश इतनी अधिक थी कि बारिश के चलते स्कूल क्या फ़ोन भी बंद हो चुका था। रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। लेखक कह रहे हैं कि रेणु ने किसी की बात नहीं मानी और अकेले ही पैदल ही स्कूल की तरफ चल दिया। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। गनीमत यानी अच्छा ये था कि बारिश एक साथ तेज हुई। एक मुश्त मतलब एक लगातार बारिश होने के बाद फिर रुक गई। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था। लेखक ने सड़कों पर पानी जरूर भरा था पर और बारिश नहीं हो रही थी, बरस नहीं रहा था। रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। लगभग 3.25 किलोमीटर की सफ़र तय करके रेणु स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। लेखक करेंगे जैसा हम लोगों ने उसको समझाया था कि स्कूल बंद है तो स्कूल बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया। चौकीदार ने जब रेणु को देखा तो वह परेशान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। पर रेणु को कोई मलाल मतलब दुख, उसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। वो जैसे गई थी पैदल वैसे ही उल्टे पांव लौट पड़ी और फिर 2 मील चल के घर आ गई। सबने कहा हमने पहले ही कहा था। अब घर में जो उससे व्यक्ति मिलता वो बोलता कि मैंने तुमको पहले ही कहा था कि स्कूल बंद है। उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। उसने कहा स्कूल बंद था इसलिए मैं वापस आ गया, अगर स्कूल खुला होता तो मैं स्कूल में होती, तो इसमें आपका पहले से कहना कहाँ से आ गया। यानी कि लेखिका ये कहना चाहती हैं कि वो बड़ी अड़ियल, जिद्दी और अजीब स्वभाव की थी। उससे जो भी कहा जाता था वो अपनी परदादी के समान लीक से हटकर कार्य करती थी और यही बात वो बार बार प्रदर्शित करती थी और यहाँ पर भी वही बात थी। रेणु के व्यवहार को देख करके, उसकी बातों को सुन करके किसी ने उससे कुछ और नहीं कहा। सब अपने अपने कार्यों में लग गए। यहाँ तक कि रेणु भी अपने इस कार्य को भूल करके दूसरे कार्यों में संलग्न हो गई। लेखिका बता रहे हैं कि सोचती हूँ कैसा रोमांचक का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। लेखिका करी रेणु जिद पकड़ के स्कूल अवश्य गई।
परंतु कैसा रोमांचक, यानी उसे कैसा अच्छा लगा होगा, कैसा नई नई चीज़ें कैसी उसके सामने आई होंगी और उसने उस सफ़र का क्या अनुभव किया होगा, ये केवल वही जान सकती है और वही बता सकती है। परंतु लेखिका जानती है कि रेणु से पूछने का मतलब सांप के बिल में हाथ डालने के बराबर है, यानी अगर उसने उससे कुछ पूछा तो वह उसके ऊपर चढ़ बैठेगी और उसको डांट देगी। जगह जगह पानी से लब लब करते सुनसान शहर में निषाद अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। लेखिका कह रही जगह जगह पानी भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, सड़कें सुनसान हैं, निषाद मतलब दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, एकदम अकेले आप अपनी धुन में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। सोचिए, लेखा करे कि आप जरा ध्यान से सोचिए कितना अच्छी फीलिंग आती है। रेणु भी इसी माहौल में धीरे धीरे आगे बढ़ती अपने विद्यालय स्कूल जा रही थी। करें ये अकेलापन उसे कितना अच्छा लगा होगा, कितना बुरा लगा होगा, ये हम नहीं बता सकते, परंतु इस लेखा करे कि ये सच बात है कि इस तरह के अकेलेपन का आनंद ही कुछ और होता है। ये थी लेखिका की ये संस्मरण मेरे संग की औरतें। आज ये यहीं समाप्त हो रहा है, अब इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग एक नई कहानी, एक नई कविता या कुछ और लेकर आएंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए हम लोग आपस में विदा लेते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।